Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to do the second part of the cardinal utility analysis that is called the law of equimarginal utility. Before that, we have done the law of diminishing marginal utility that is called the Gaussian's first law. So let's start today's law of equimarginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था कि वो सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी के ऊपर बेस्ड थी कि यहाँ पे हम एक वांट को सेटिस्फाई कर सकते थे विद इन द सिंगल कमोडिटी, बट रियलिटी में क्या होता है कि मल्टीपल वांट्स होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें मल्टीपल कमोडिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो सकता था। दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एच गॉसन है, जिन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, वो उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म भी बोल देते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, और इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या गॉसन्स सेकेंड लॉ। अब इसको मार्शल ने कैसे स्टेट किया है कि वो कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, वो कहते हैं कि कोई भी कंज्यूमर है जिसकी इनकम गिवन है, वो अपनी इनकम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट कमोडिटीज़ में कि उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सब में सेम आ जाए। ओके, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जितनी भी वो कमोडिटीज़ यूज़ कर रहा है, उनके ऊपर जो इनकम स्पेंड कर रहा है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम आ जाए। तो इनके लिए उन्होंने अजम्पशन दी कि कंज्यूमर रैशनल है। अजम्पशंस वही चलेंगी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थी। सेम अजम्पशन है कि कार्डिनल नंबर में हम मेजर कर सकते हैं तो यूटिलिटी को। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कांस्टेंट रहेगी, इनकम भी गिवन है, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन अप्लाई हो रहा है, प्राइसेस कमोडिटीज़ के गिवन है, कोई चेंज नहीं होता उनमें। और एक और इसकी अजम्पशन क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ऑपरेट करेगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सपोज करो एक कंज्यूमर है, वो अपनी लिमिटेड इनकम जो है, उसके पास जितने भी पैसे हैं, मान लो उसके पास 100 रुपये हैं, तो वो एप्पल और ऑरेंज पे इस तरह स्पेंड करेगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसे, अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम होगी सारी कमोडिटीज़ की। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लो वो दो कमोडिटीज़ यूज़ कर रहा है, एप्पल एंड ऑरेंज, तो इसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा फिर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज ओवर प्राइस ऑफ ऑरेंज is equal to marginal utility of apple over price of apple is equal to k. k क्या है, एक constant marginal utility of money को represent कर रहा है। ओके, तो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है अमाउंट ऑफ मनी जो वो स्पेंड करने वाला है, दैट मीन्स कि उनकी इनकम जो गिवन है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज आएगा क्योंकि हमारे पास दो कमोडिटीज़ है। मान लो कि अब कंज्यूमर के पास 10 रुपये है, ओके, तो वो 10 रुपये, अब मान लो भी कि वो अपने जो कंज्यूमर है उसके पास लिमिटेड इनकम है, तो वो ऐसे स्पेंड करेगा कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज दोनों की सेम आ जाए। ओके, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब वो एप्पल के ए यूनिट्स यूज़ कर रहा है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, A1। A2 यूनिट्स यूज़ करने पे उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, एप्पल की A3। और ऑरेंज की अगर बात करें तो B1 कॉम्बिनेशन यूज़ करने पर उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ऑरेंज की, B1, और B2 कॉम्बिनेशन यूज़ करने पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ के क्या हो जाती है, B3। तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं अपनी गिवन इनकम को, M और N क्या है, उसकी गिवन इनकम को शो कर रही है। तो जब वो
A यूनिट्स ऑफ एप्पल यूज करता है तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है A1, ओके। और जब वो B1 कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है ऑरेंज के तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो रही है B1। तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो यहाँ पे उसकी इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। दैट मीन्स कि वो A1 कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू B1 कॉम्बिनेशन, ओके। यहाँ पे B आएगा तो A1 कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू B1 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। आई होप it is clear to you the law of equimarginal utility. Now let's talk about its criticism. इसके criticism इतने ज़्यादा नहीं है, इसके criticism बस कम ही है कि law of, इसमें क्या है कि वही आ जाएगा कि in practice, in reality we cannot measure the utility in cardinal numbers. It is subjective, we can only feel it. तो इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या हो गया कि हम इसको कार्डिनल नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है इसका क्रिटिसिज्म कि ये जो लॉ है वो ड्यूरेबल गुड्स में अप्लाई नहीं होता। सो दिस वाज द लॉ अबाउट द law of equimarginal utility. I hope it is clear to you. If you have any problem, you can ask me in the comment section. Do subscribe Economic Darpan channel. Thank you.